कांग्रेस पार्टी से अब छोड़ने से पहले बहुत सारे आरोप उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं पर लगाकर पार्टी छोड़ के आज इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। संपत सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जाति करने का काम किया है। जिस तरीके से उनको भरोसा देकर के टिकट ना देना और जो हालात थे, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो उनको पहले ही छोड़ दिया था, उन्होंने अब कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने संपत सिंह को पहले ही छोड़ दिया था, वो नहीं छोड़ पा रहे थे, वो एक अलग बात है। बाकी 31 लाख रुपए लेके बंदा गायब हो गया, सुबह एक तरह से बंदा मिल जाता है। इस तरीके का मामला रचा गया। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कोई न कोई देनदारियां वगैरह कुछ थी और इस टाइप का वो ये शो करना चाहता था कि मेरी तो लूटपाट हो गई और हो गई। सीवर के ढक्कन जो ऊंचे और कई वर्षों से ओवरफ्लो होता है, गंदगी निकलती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है, मंत्री हैं। जो लाइनें हैं बहुत पुरानी है इसकी सीवर लाइन की, उसमें कोई दिक्कत आ रही है। किस तरह के विकास कार्यों की योजनाएं आगे आपकी वो है बरवाला को लेकर? बरवाला शहर के अंदर ना पानी ठहरेगा, ना पानी पीने की पानी की दिक्कत होगी, ना कोई गलियों की दिक्कत होगी। आने वाले इस एक साल के अंदर हम सारा कंप्लीट उसका नक्शा बदलने का काम जो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस समय हम लोग लाइव हैं, हमारे साथ है हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा जी, और आज कई मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला हम बातचीत करने वाले हैं प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल में आज शामिल हो रहे हैं। उनके बेटे गौरव संपत सिंह और प्रोफेसर संपत सिंह, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे संबंध गंगवा साहब के भी रहे हैं, तो बातचीत करते हैं क्या कहेंगे। और उसके बाद बरवाला का जो 31 लाख रुपए वाला मामला था उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे, और बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं बरवाला क्षेत्र या हरियाणा प्रदेश को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो ये जानना चाहूंगा, प्रोफेसर संपत सिंह पुराने साथी, एक ही पार्टी में आप लोग रहे और वो भी वित्त मंत्री रहे, लंबा अनुभव उनका था। कांग्रेस पार्टी से अब छोड़ने से पहले बहुत सारे आरोप उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं पर लगाकर पार्टी छोड़ के आज इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। संपत सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जाति करने का काम किया है। जिस तरीके से उनको भरोसा देकर के टिकट ना देना और जो हालात थे, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो उनको पहले ही छोड़ दिया था, उन्होंने अब कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने संपत सिंह को पहले ही छोड़ दिया था, वो नहीं छोड़ पा रहे थे, वो एक अलग बात है। और लेकिन अब जब उनको समझ में आ गई बिल्कुल ही कोई यहाँ पूछ नहीं है। कांग्रेस आज, मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट है अलग अलग। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, अभी तो एक गुट और वीरेंद्र सिंह जी वो भी बना रहे हैं, और कोई गुट है। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जिनका विचारों का तालमेल दूर दूर तक आपस में नहीं है, इस हालात के अंदर कोई भी जो वहां जो नेता है या कोई भी जो अपना राजनीति करना चाहते हैं, वो लगातार उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं। संपत सिंह जी की जहां तक बात है, संपत सिंह जी पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं वहां पे। और अब उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्यों छोड़ी, ना तो ये कोई समझ में आता, क्योंकि उनको चुनाव लड़वाया गया था मेंबर पार्लियामेंट का यहाँ से, हम तो साथ ही थे। उससे पहले भी लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया था, और उस टाइम तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एकजुट थी, कोई वो भी नहीं थी। लेकिन और ज्यादा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी थी जो उनको कांग्रेस में लेकर के गई। कांग्रेस में जो पूरी नहीं हुई, अब कोई सारे दरवाजे बंद हो गए, तब वापस इंडियन नेशनल लोकदल में गए। उनको शुभकामनाएं। तो लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल में जो पहले की एक तरह से भूमिका थी, पहले का एक तरह से जो मान सम्मान था, वो मिल पाएगा? देखिए रमेश जी, या तो कोई कारण हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मैंने भी छोड़ी, कारण था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के परिवार के अंदर फूट पड़ गई, और फूट पड़ने से हालात ये हो गए कि या तो राजनीति छोड़ दो या फिर पार्टी छोड़ दो। अब उन्होंने कोई कारण नजर नहीं आता था भी क्यों छोड़ी थी। और जब इस तरीके से अब ये पहले कांग्रेस में गए, उसके बाद में बीजेपी में आ गए, वहां टिकट नहीं मिली, तो फिर बीजेपी से वापस कांग्रेस में गए। कांग्रेस छोड़ी क्यों थी, फिर वापस क्यों गए?
अब इस तरीके के हालात है। अभी चुप कर एक बार। नहीं, लाइव चल रहे हैं हम लोग इस समय। अच्छा, लाइव चल रहे जी। हैं क्योंकि मंत्री जी का फोन है, एक बार देखिए, बाद में करेगा थोड़ी देर। तो इस तरीके के हालात जो थे, तो उस हालात में अब विश्वास कौन करेगा, कितना करेगा, क्यों करेंगे, वो तो अब वो ही बता सकते हैं। उस पर तो मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो उनके जो तरीका जो रहा इतने सीनियर लीडर का, वो कोई अच्छा नहीं था। जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं मजबूरी थी, पार्टी इंडियन नेशनल दल में आप थे, अलग अलग होने के बाद आप या तो राजनीति छोड़ दें या कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अपनाए, तो आपने बीजेपी में आए। आपको क्या लगता है, प्रोफेसर संपत सिंह बहुत सारी पार्टियां बदली, कभी इधर कभी उधर, कहीं ना कहीं एक तरह से हल्के नहीं हो गए? अगर कहते हैं ना, एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है, अगर एक ही पार्टी में रहते तो कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान भी होता, कुछ ना कुछ होता, लेकिन इधर उधर जाने से कहीं ना कहीं अपना आप को खुद को हल्का किया उन्होंने। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना अभी। अब वो जिस आपने जैसे कहा कि पहले के तरीके से मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले के तरह से का मिलेगा तो क्यों मिलेगा? ना ही पहले की तरह की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही, क्योंकि उसके अंदर बिखराव होने के बाद में लोगों का विश्वास, क्योंकि एक पार्टी बनाने में ये ठीक है कि क्योंकि जो भी रीजनल जो पार्टियां होती है, वो लीड एक परिवार करता है, इसमें नो डाउट। कोई सी पार्टी हम देख लें, लेकिन उसके अंदर खून पसीना बहुत से हजारों कार्यकर्ताओं को लगा होता है। और जब परिवार ने एकदम से पार्टी तोड़ दी, तो उन हजारों कार्यकर्ताओं का जो है वो बड़े मायूस हुए, बड़ी उनकी परेशानी हुई। तो इसलिए अब आज ये पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कमजोर इसलिए हुई है। और उसके अंदर वो अभी शामिल हुए हैं, और वो तब शामिल हुए हैं जब सभी पार्टियों में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, एक तरह से कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में गए। तो अब हम बातचीत करेंगे बरवाला का। एक तरह से मुद्दा है ज्वलंत, 2 दिन से एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ था, और हालांकि उसमें पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन हम लोग जानेंगे मंत्री जी से, क्योंकि 31 लाख रुपए लेकर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से घर लौटता है, रास्ते में उससे परिवार वालों से संपर्क बिन हो जाता है फोन से, रात भर पुलिस भी परिवार वाले भी ढूंढते रहते हैं, सुबह कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से वो ट्रेस होके उसको एक तरह से लाया जाता है। बरवाला के सीआई स्टाफ ने वहां पे उन्होंने रखी, पूछताछ भी की। हम बातचीत करेंगे मंत्री जी से। सर, जैसे कि कल बरवाला का जो मामला है 31 लाख रुपए वाला, उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या मामला था? क्या ऐसा था कि 31 लाख रुपए लेके बंदा गायब हो गया, सुबह एक तरह से बंदा मिल जाता है? अब सुनने में ये आया है कि एक तरह से बंदे ने खुद ने साजिश की थी, प्लानिंग की थी, कुछ इस तरह का मामला। आप क्या समझते हैं, क्या मामला पूरा है? देखिए, मामला जो मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से भी देखा था, मैं चंडीगढ़ था उस टाइम पे, मैंने फिर पुलिस से संपर्क भी किया कि ये क्या मामला है, इसको इमीडिएट देखने का काम करें। और ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि जो जांच में सामने आया है, तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई भी की और उनको ढूंढ भी निकाला गया, फरीदपुर के अंदर वो मिला है। लेकिन जो जिस तरीके का मामला रचा गया, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कोई न कोई देनदारियां वगैरह कुछ थी, और इस टाइप का वो ये शो करना चाहता था कि मेरी तो लूटपाट हो गई और हो गई। तो ये अवैध, तो इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, अपनी मर्जी से वो जो है वो गया, ये इसका ये मामला जो सामने आया है। तो सर, इसमें क्या कार्रवाई, अगर उस व्यक्ति ने अगर गुमराह करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें प्रशासन की भी वो ही है, पुलिस भी पूरी रात लगी रही है, लोग भी लगे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से प्रशासन को गुमराह करना, लोगों को एक तरह से भ्रामक प्रचार कराना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस पे? ये देखिए, पुलिस जो भी मामला होगा उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन ये जो एक भ्रम फैलाया गया था, भी लूट हो गई, पकड़ लिया गया, व्यापारी को ले गए, वो मामला झूठा है। आगे की कार्रवाई जो भी नियमानुसार जो है वो पुलिस करने के काम करेगी। जी, जैसे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपका इस समय ना बहुत सारे इलाके हैं हरियाणा में। अब फिलहाल हम लोग हिसार जिले की बात करते हैं। शहर के बीचों बीच सर सीवर ढक्कन है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, बहुत सारे एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। अभी एडीजीपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर एक गड्ढा है, सीवर का ढक्कन खुला, में खबर बना के भी आए हूँ। उसी रोड से आप आएंगे तो लगभग 15 से 20 सीवर के ढक्कन है जो ऊंचे है और कई वर्षों से ओवरफ्लो होता है, गंदगी निकलती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उस पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है, मंत्री हैं, यहीं के हिसार के आप निवासी हैं, उस पर थोड़ा सा ना गौर फरमाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बुरा हाल इस समय का है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये रमेश जी जो लाइनें हैं बहुत पुरानी है, इसकी सीवर लाइन की, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, और हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि इसको इमीडिएट इनको ठीक करवाने का काम करें, ताकि
लोगों को परेशानी ना हो। कई बार क्योंकि ये पुरानी लाइनें हैं, कहीं से सेटल हो जाती है, कहीं बैठ जाती है, तो फिर उसको खोल करके सफाई करते वक्त या उसको रिपेयर करते वक्त थोड़ा बहुत जो भी ऊंचा नीचा या कहीं ढक्कन टूटे हैं तो आपने और संज्ञान में लाने का काम किया। निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई करेंगे, लोगों को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। जैसे बिहार के चुनाव के क्या कहना चाहेंगे? चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, क्या रिजल्ट आएगा, क्या मानते हैं? जो प्रचार हो रहा है जिस हिसाब से, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव एक तरह से जीत पाएगी गठबंधन में? देखिए, जो अभी चुनाव प्रचार एक चरण का तो शायद बंद हो गया और अभी कल ही वोटिंग है, और जो इनपुट आ रहे हैं, जो वहां से अब तक बात आ रही है, उसमें निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार वहां फिर से बढ़ने जा रही है। और क्योंकि जिस तरीके के आज हालात है देश के, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनको देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। और जो हालात तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी आरजेडी के सरकार शासन रहा है वहाँ लंबे समय पे, लोगों ने उसको भुगता है। उसको देखते हुए लोगों को सारी चीजें याद है कि किस तरीके से जंगल राज बिहार के अंदर होता था, और उसके अंदर सुधार करने का काम एनडीए की सरकार जब से बनी है तब से हुआ है। और आज पूरे भारत के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी का जादू है जो सिर चढ़ के बोलता है, निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार वहां बनेगी। तो हरियाणा में भी जैसे ये चर्चाएं चल रही कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, कई लोग ये भी कहते हैं कि अपने बड़ौली साहब एक तरह से रिपीट होंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। क्या लगता है कि मेरे ख्याल से बिहार चुनाव के बाद कोई ना कोई घोषणा हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? देखिए रमेश जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात है, ये हमारा एक प्रोसीजर है, तरीका है एक, उसका रिपीट करेंगे या नया बनाएंगे, उससे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, ना ही मेरे कोई क्राइटेरिया की ये बात। तो जो भी निर्णय होगा वो अच्छा होगा, और पार्टी एक प्रजातांत्रिक ढंग से उसका निर्णय करने का काम करती है। जैसे बरवाला नगर परिषद से एक तरह से नगर पालिका से नगर परिषद बन गई है, क्या कहना चाहें, किस तरह के विकास कार्यों की योजनाएं आगे आपकी वो है बरवाला को लेकर? मैं सभी बरवाड़ा शहर निवासियों को विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी एक लंबी मांग थी कि इसको नगर पालिका है, इसको नगर परिषद बनाया जाए। जैसे ही मैं गया, मेरे पास भी सभी ने डिमांड रखने का काम किया, और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन को मानते हुए उसको नगर परिषद बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर नगर परिषद बनाने से वहाँ ईओ की नियुक्ति होगी, वहाँ एक सिंध की नियुक्ति होगी, और काम में जो है और ज्यादा तेजी आएगी। बरवाड़ा के अंदर जो है, मैंने जैसे मैं गया, मैंने बहुत देखा वहाँ काम कराने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत पिछड़ा हुआ मैं इसको कह सकता हूँ कि था, जहाँ जल भराव की भी दिक्कत थी, पीने के पानी की भी दिक्कत थी, गलियों की भी दिक्कत थी। हमने करोड़ों रुपए के काम अब तक कुछ कर भी दिए हैं, लगातार हमारे चल रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, वहाँ 60 करोड़ रुपए की लागत से अभी काम चल रहे हैं, जिसके टेंडर भी हो गए हैं, 10 करोड़ के और टेंडर होने भी हैं। मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इस बार जब बरसात आएगी, बरवाड़ा शहर के अंदर ना पानी ठहरेगा, ना पानी पीने की पानी की दिक्कत होगी, ना कोई गलियों की दिक्कत होगी। आने वाले इस एक साल के अंदर हम सारा कंप्लीट उसका नक्शा बदलने का काम जो करेंगे, जो लगातार तेजी से वहाँ जो कार्य चल रहे हैं, तो एक अलग से ही आपको दिखेगा। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ मेरे बनने से पहले कैमी रोड की जो हालत थी वो भी आपने देखी होगी, और आज भी देखते हैं कि बिल्कुल शहर के अंदर है। रात को आते हैं तो आप यहाँ जगह लाइटें आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से बरवाड़ा का भी कायाकल्प करने का काम हमने निश्चय किया है। आने वाले एक साल के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा बदलाव, बदलाव अब भी हुए हैं, बहुत से काम हमारे चल रहे हैं, और भी बदलाव जो होंगे। जैसे एयरपोर्ट से तलवंडी जाने वाला रोड है, उसको लेके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास फाइल थी और बताया जा रहा था कि कुछ अड़चने हैं, क्या अड़चने वो दूर होगी? क्या लगता है कब तक वो रास्ता बनने वाला है? बात हुई है सीएम साहब से मेरी इस बारे में, और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का रास्ता है कुछ एक, वो उसमें जगह आ रही है, उसको भी हम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा रिंग रोड है, वो भी अभी डीपीआर इसकी फाइनल हो गई है, और मैं समझता हूँ कि 2026 के अंदर ये बनना शुरू हो जाएगा। और इशार को एक बहुत बड़ी सौगात
एक तरीके से डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के दी है। क्योंकि जो जमीन एक्वायर होगी उसमें आधा पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और इसको बढ़ाने का काम एनएचआई करेगी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी सौगात हिसार वासियों को मिलने जा रही है, जिससे पूरा रिंग रोड जो है वो हिसार का बन जाएगा, और कहीं भी जाना हो तो कोई भी शहर के अंदर से उनको जो है नहीं जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो पहले जो एक प्रपोजल बनी थी वो 70% जमीन एक्वायर होगी, उस पर भी हम कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि हम आगे जो भी विचार करके उस पर कार्रवाई करेंगे। चलो, एक पार्टी से लेकर आपसे एक सवाल, जैसे पिछले दिनों जिला कार्यालय में आप लोगों का कार्यक्रम था हरियाणा डे के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस के होते हैं ना कार्यक्रम है, कांग्रेस भवन में पीछे कुर्सियां खाली, आगे चंद लोग बैठे, ऐसा दृश्य पार्टी कार्यालय में देखा गया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आना कम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, रमेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में जोश की कमी होती तो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारा पार्टी का वर्कर जो डेडिकेटेड तौर पे लगा हुआ है जी। हरियाणा डे की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं, हमने बहुत ही उत्सव के रूप में इसको मनाने का काम किया। पंचकुला के अंदर लगातार 3 दिन 1, 2, 3 नवंबर को कार्यक्रम हुए, जिसमें माननीय सीएम साहब ने शुरुआत की। मैं भी गया था समापन के ऊपर 3 तारीख को, वहां हम थे। और इसको लोगों ने इस बार कई जगह तो ग्रामीण स्तर पर भी मनाने का काम किया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था, और उसके बाद में जिस गति से हरियाणा विकास की ओर बढ़ रहा है, और अब जो 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर है, और अभूतपूर्व परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर हुए हैं। और अब जो विकास के ट्रैक के ऊपर हरियाणा है, आज हर एक जिला हेडक्वार्टर जो है वो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। हर जगह पे हमारे मैक्सिमम गांवों के अंदर हम 24 घंटे जो लाइट देने का काम कर रहे हैं। हर गांव हमारा बिजली से, पानी से जो जुड़ा हुआ है, और इसको एक उत्सव के तौर पर मनाने का काम किया। जब ज्यादा जगह मनाया जाता है, हो सकता है कि ठीक तरीके से कोई उनको सूचना नहीं मिली होगी, कोई कमी कहीं कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं उस दिन था नहीं यहाँ पे, कोई कम्युनिकेशन में कमी हो रही। मेरी ड्यूटी मेवात के अंदर थी, उस दिन मैं मेवात के अंदर था, तो इस जगह बड़े स्तर पे मनाया जा रहा था। तो कार्यकर्ता कई जगह जब बढ़ जाते हैं तो थोड़ा कम आए होंगे, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे आपकी बात करें तो अगर रात को भी कोई व्यक्ति आपके हल्के से फोन करता है तो आप फोन उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं कई जो फोन अगर कोई बड़ा नेता या कोई भी करता है तो उसकी तो बाई चांस उठा ले, लेकिन आम आदमी के फोन उठाने से कतराते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो कि दिशा निर्देश ये दी जाती है कि लोगों की अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना पहुंचाए, लोगों की समस्या सुने, उस पर कुछ नेताओं को छोड़ के कुछ नेताएं उस पर गौर नहीं करते? देखिए, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में लोग आपको चुन करके भेजते हैं। आप अगर लोगों को लीड करने का काम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि वो जो भी कोई आपको टेलीफोन के माध्यम से बताएंगे, आकर के भी बताएंगे, आप उनकी बात सुने और उसको समस्या दूर करवाने का प्रयास करें। मेरा निरंतर यही प्रयास रहता है। हालांकि पिछले दिनों मुझे कुछ हेल्थ का इश्यू भी रहा, चाहे वो सर्वाइकल के करके और करके, फिर भी मेरा प्रयास रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों में मिलूं, ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करूं। और अब बिल्कुल ठीक है, और लोगों के अंदर लगे हुए हैं, लगातार काम कर रही हैं। चाहे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो है ही कार्यकर्ताओं की पार्टी, से कोई भी पार्टी हो, ये कहूंगा। प्रजातंत्र के अंदर अगर लोगों के बीच में आप नहीं रहेंगे, लोगों के आप नहीं सुनेंगे, तो फिर लोग आपकी क्यों सुनेंगे? तो देखो, हर 5 साल बाद में आपको आपके एसीआर लिखने का काम लोग करते हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा मैं नड़वा हल्के के लोगों का भी, बरवाड़ा हल्के के लोगों का भी, जिन्होंने लगातार मुझे यहाँ से जिताने का काम किया है, ये मौका देने का काम किया है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट सड़कों का विभाग आपका है, लोगों से क्या निवेदन कर, क्या कहेंगे और क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो सड़क के सीवरेज के ढक्कन खुल रहे हैं, सड़क ऊंची नीची बनी हुई है, कई बनते ही सड़क टूट जाती है, उसको लेकर? देखिए, मैं इस बात के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने अधिकारियों को मीटिंग लेकर के स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई गुणवत्ता में कोई समझौता होगा तो चाहे कोई काम करने वाली एजेंसी है, चाहे उसके जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और हम पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज्यादा आई,
बरसात आने से ज्यादा आने से जहां पानी सड़क के ऊपर खड़ा होता है तो सड़कें टूट जाती है। कई जगह पे हमारी सड़कें डैमेज हुई है। हम उसको युद्ध स्तर पे उस पे लगे हुए हैं, लगातार उस पे कार्य कर रहे हैं और तेजी से उस पे कार्य करते हुए लोगों को बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। हमने माननीय सीएम साहब 21 सितंबर को यहाँ हिसार के अंदर आए थे और उन्होंने कारपेट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टोटल 9,410 किलोमीटर की सड़कें हमने नई कारपेट करने का काम करें, इस साल के अंत तक हम सारी वो कारपेट कर देंगे। हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। हमारी सड़कें चकाचक सड़कें हम देने का काम जो है लोगों को करेंगे। इस बात के लिए हम प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है। और जहां तक पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे स्टॉर्म वाटर निकास की बात हो, सारी योजनाएं हमने अधिकारियों को कह दिया है, नई तरीके से योजनाएं बना रहे हैं। और चाहे सीवरेज के ढक्कन की बात हो, कोई और इस तरीके की बात चाहे मीडिया के माध्यम से आती है, चाहे लोगों को शिकायत के माध्यम से आती है, हम तत्परता से उस पर कार्रवाई करेंगे। और आपको आश्वस्त भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, हम उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां सीवरेज व्यवस्था अच्छी देने का काम करेंगे। वहीं जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उस पे हमारे डिपार्टमेंट कार्य करते हुए उसको साकार करने का काम करेंगे। जैसे बाढ़ क्षेत्र इलाके में मुआवजे को लेकर भी बातचीत हो रही है। हालांकि इंडियन नेशनल लोक दल ने अभी जिला स्तर पे अलग अलग तरह के ज्ञापन भी सौंपे, उस पर सरकार की क्या वो है जो मुआवजा देने की बात है उस पर? देखिए, चलो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं ज्ञापन सौंपने का, तो चाहे कांग्रेस है, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल है और दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय सीएम साहब ने, जैसे ही बरसातें ज्यादा आई, जैसे ही कोई ड्रेनेज टूट गई या पानी आया जिन जिन इलाकों के अंदर, तुरंत अधिकारियों को कह करके उनको पोर्टल को खोलने का काम किया। किसानों ने अपनी जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर अपलोड करने का काम किया है, उसके सर्वे करवा करके और वो प्रोसेस में सारी चीजें, और पॉलिसी के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वो हमने पहले ही जो उस बात का तय कर दिया। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें। जो हमने बातचीत की है आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत है, समस्या है, फोटो के साथ कमेंट बॉक्स में आप डालें ताकि मंत्री जी देखकर उसका समाधान कर सकें।